तो सब कुछ ठीक है तो, और वीडियो को लाइक कर दो जिसने अभी तक नहीं किया है बच्चे। तो आते हैं आज के सेशन पे बच्चे। आज का जो सेशन है वो क्रिमिनल प्रोसीजर पे है, ये बात तो आपको पता है। अब कौन से प्रोविजंस कवर होने वाले हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पर उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं। आज के जो प्रोविजंस हम कवर करेंगे वो नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट वो नंबर में कुछ ज्यादा है क्योंकि मिक्स है। कुछ बड़े सेक्शंस हैं, कुछ छोटे सेक्शंस हैं, पर जो भी बात है मिला जुला के हम खत्म करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में कि ये जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं इनको आज कंप्लीट करें। और अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि कहां से कहां तक की कहानी हम आज कवर करने वाले हैं, तो ये कहना डिपेंड करता है कि हम लोग अपना टाइम मैनेजमेंट को सही लेके चलें। अगर सब कुछ सही रहा और हम अपने प्लान के हिसाब से चले तो लगभग लगभग हम लोग बचे सेक्शन 55, सेक्शन 55A, सेक्शन 56, सेक्शन 57, सेक्शन 58, सेक्शन 59, सेक्शन 60 और सेक्शन 60A। अब आप देख रहे हो कि एक लंबी ट्रेल है जिसको हमें आज कंप्लीट करना है। आप बिल्कुल घबराओ मत, ऐसा मत सोचो, क्योंकि इसमें कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो नाम मात्र के हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझना जरूरी है, पर उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला। एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा छोटा सा, 1 या 2 मिनट में वो चीज कवर हो जाएगी। तो ये बच्चे हमारा एजेंडा रहेगा आज की क्लास में, जो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करके जाएं, क्योंकि फिर वो नेक्स्ट वीक के लिए टल जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आज क्योंकि हमारा पहले से ही बर्डन बहुत ज्यादा है तो केस लॉ नहीं है, बट हाँ मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स लेके आया हूं और इन्हीं सेक्शंस पे वो आधारित हैं, तो उससे हमारी जो लर्निंग है वो भी टेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर सब कुछ ठीक है तो एक बार यस बोल दो बच्चे, वाई टाइप कर दो, शुरू करते हैं आज का सेशन। ऑल गुड है? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है बच्चे। अब वो ही हमारा पैटर्न है, प्रोविजंस को समझना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, और बीच में दोनों जो हम सेक्शंस पढ़ने जा रहे हैं उनमें आपस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उन पे स्पेशल अटेंशन देना है। क्योंकि मैं बार बार बोलता रहता हूं, एमसीक्यूज में ये बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि आप कोई ऑप्शन सही चुनोगे या गलत, वो आपके डिफरेंशिएशन पे बेस्ड होता है। तो डिफरेंशिएट भी करते चलना, आइडेंटिफाई भी करते चलना, और बहुत जरूरी नोट्स बनाते चलना। ठीक है, तो सबसे पहला सेक्शन जो हमको आज कंप्लीट करना है वो है बच्चे सेक्शन 55। और सेक्शन 55 बहुत ही स्पेसिफिक है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा आपको दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। बस आपको इसको याद रखना है कि ये कौन सी स्थिति के बारे में बात करता है। एक ऐसी स्थिति के बारे में बात करता है जब कोई एक ऐसा व्यक्ति, ध्यान से देखो, जो सबॉर्डिनेट है, एक सबॉर्डिनेट व्यक्ति है, जब वो अरेस्ट करता है बिना वारंट के। ठीक है, तो 3 बातें हैं बच्चे सेक्शन 55 में जिसका हम डिस्कशन करेंगे। एक तो वो व्यक्ति सबॉर्डिनेट व्यक्ति है, दूसरा उसे अरेस्ट करना है, और तीसरा उसे जो अरेस्ट करना है बिना वारंट के करना है। तीनों को समझेंगे कि तीनों का मतलब क्या क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा बच्चे। देखिए, एक कोई व्यक्ति, सबॉर्डिनेट कौन होता है सर? हाँ वही वही मैं वही बच्चे बताने जा रहा हूं, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं तीनों चीजों को, ध्यान से सुनते चलो। एक बच्चे कोई व्यक्ति है जो एक अपने थाने का ऑफिसर इंचार्ज है। ठीक है, थाना इंचार्ज है। अब ये जो व्यक्ति है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। अब इन दोनों बातों को समझना है। अब थाना इंचार्ज कौन होता है इसको हमने कल डिस्कस कर लिया। जो एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन है उसका जो हेड है, उस बंदे को बोलते हैं हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। या तो ये व्यक्ति हो, या फिर एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे कोई केस मिला हुआ है, मतलब वो किसी केस को लीड कर रहा है, उस केस का वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसकी जिम्मेदारी है उस केस को सॉल्व करना, उस केस को इन्वेस्टिगेट करना। या तो वो व्यक्ति ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है बच्चे, या फिर वो किसी केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। ये दोनों ही जो व्यक्ति है इनके पास एक स्पेशल पावर होती है। क्या पावर होती है कि बच्चे ये ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? ऑर्डर। यहां पे रिक्वेस्ट की बात नहीं है, यहां पे आदेश की बात है। ऑर्डर कर सकते हैं। अब किसको ऑर्डर करेंगे? एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को जो इन लोगों से पद में नीचे है।
इन लोगों से पद में नीचे है, जो इन लोगों का सबऑर्डिनेट है। ठीक है, हो सकता है वो कांस्टेबल हो सकता है वो हेड कांस्टेबल हो सकता है वो सब इंस्पेक्टर हो, जो भी हो, रैंक में नीचे वाला बंदा होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी ऑफिसर जो किसी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, बच्चे सभी लोग म्यूट पे रखेंगे अपने आप को, या फिर वो किसी केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसके पास ये पावर है कि वो ऑर्डर कर सकता है अपने किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को। अब ये ऑर्डर किस बारे में होगा? वो ऑर्डर होगा किसी व्यक्ति के अरेस्ट के लिए, कि इस व्यक्ति का आपको अरेस्ट करना है, और अरेस्ट करना तो है, और उस अरेस्ट के लिए कोई वारंट भी नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति का अरेस्ट करना है बिना वारंट के। अगर ऐसी स्थिति है, कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये ऑर्डर कर रहा है किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कि उसे किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है बिना वारंट के, तो उस व्यक्ति को ये जो ऑर्डर उसने दिया है उसे लिखित में देना होगा, राइटिंग में देना होगा इस ऑर्डर को। और राइटिंग में ये जो ऑर्डर देगा उसमें क्या क्या चीजों का लिखना जरूरी है? सबसे पहले उस ऑर्डर में ये लिखा होना चाहिए कि कौन व्यक्ति है जिसका अरेस्ट होना है, उसका नाम, उसकी डिटेल्स, जिससे उस व्यक्ति की पहचान हो सके, वो सारी बातें लिखनी होंगी। जिस व्यक्ति का अरेस्ट करना है इस सबऑर्डिनेट पुलिस वाले को, उसकी सारी डिटेल्स लिखी होंगी। दूसरी, ये भी लिखा होगा कि इस व्यक्ति का अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, कौन सा क्राइम किया है उसने, कौन सा ऑफेंस किया है। ये अधिकार है सबऑर्डिनेट ऑफिसर का कि उसे पता हो कि वो जिस व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहा है उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ये जब ऑर्डर इन राइटिंग में सबऑर्डिनेट ऑफिसर को दिया जाएगा, फिर इसके पास ये पावर आ जाती है कि वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। पर जब वो व्यक्ति को अरेस्ट करने गया है, उस समय पे जिस व्यक्ति का अरेस्ट होना है उसको ये सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ये वाला जो उसको ऑर्डर राइटिंग में मिला है इसको बताएगा कि इस ऑर्डर में क्या क्या लिखा हुआ है, कि उसका अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। और अगर वो मांगता है, वो खुद देखना चाहता है कि किस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसको वो दिखा देगा कि किस ऑर्डर के तहत उसका अरेस्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, कोई भी जो थाना इंचार्ज है, या कोई भी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लीड कर रहा है, इन दोनों ही पदों के पास एक स्पेशल ताकत है। वो ताकत ये है कि अपने से जो इनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं उनको ये ऑर्डर कर सकते हैं कि वो इनके बिहाफ पे किसी व्यक्ति को अरेस्ट करें बिना वारंट के। पर अगर ये इस पावर को एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ये जो ऑर्डर देंगे अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, उसको हमेशा राइटिंग में देना होगा, लिखित में होना चाहिए। और उस ऑर्डर में दो बातों का लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली तो ये बात कि किस व्यक्ति का अरेस्ट होना है, दूसरा उस व्यक्ति का अरेस्ट किस अपराध के लिए होना है। ये दो बातें उस ऑर्डर में लिखी होनी चाहिए। अब ये जब सबऑर्डिनेट व्यक्ति उस व्यक्ति को अरेस्ट करने जाएगा, या तो उसको पढ़ के बताएगा कि इस ऑर्डर में ऐसा लिखा है भाई साहब, इसके तहत मैं आपको गिरफ्तार करता हूं, या फिर अगर वो व्यक्ति मांगता है तो उसको वो ऑर्डर दिखा देगा कि आप खुद देख लो, ये ऑर्डर है मेरे पास, मुझे आपको अरेस्ट करने के लिए बोला गया है। क्या यहां तक सभी को सारी बातें समझ में आ रही है? यस बोलेंगे बच्चे, वाई टाइप करेंगे। यस सर। कोई Yes, sir. कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल है। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखनी है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों पे। ये जो भी बात मैंने अभी कही कि एक थाना इंचार्ज के पास ये पावर होगी, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास पावर होगी कि वो अपने सबऑर्डिनेट को बोलेगा अरेस्ट करने के लिए, इन सारी बातों की वजह से जो हमने सेक्शन 41 पढ़ा था उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है, अगर सेक्शन 41 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की ताकत मिल रही थी तो उस व्यक्ति पे वो गिरफ्तार करने की ताकत बिल्कुल रहेगी, या फिर सेक्शन 41 की वजह से अगर किसी की गिरफ्तार करने की ताकत छिन रही थी तो वो भी ताकत छिनी ही रहेगी। कहने का मतलब है हमको सेक्शन 55 को सेक्शन 41 से अलग करके पढ़ना पड़ेगा। जो सेक्शन 41 है वो जनरल प्रोविजन है, वो बताता है कि किस किस स्थिति में कोई भी पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। उसको मैंने पूरी डिटेल में पूरा एक क्लास डिवोट किया था उस पे, तो आपको याद होनी चाहिए वो चीज।
तो जिस जिस परिस्थिति में पुलिस वाला बिना वारंट के जिस जिस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है उसके बारे में सेक्शन 41 है। पर ये जो सेक्शन 55 है ये केवल एक स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में है कि कोई भी थाना इंचार्ज या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अपने बिहाफ पे बोल रहा है कि मेरे बिहाफ पे तुम इस व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट करके लाओ, और ये जो ऑर्डर देगा वो राइटिंग में देगा, ठीक है, उसका 41 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए जानना, एक रीजन है बस उसका, ये बच्चे गिरफ्तार तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर कर रहा है ना, सबऑर्डिनेट ऑफिसर गिरफ्तार कर रहा है, असल में तो जाके प्रैक्टिकली देखें तो जिस व्यक्ति का अरेस्ट होना है उसके पास तो वो व्यक्ति पहुंचेगा, सबऑर्डिनेट ऑफिसर पहुंचेगा, पर असल में ये गिरफ्तार करने की ताकत किसकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की या थाना इंचार्ज की, क्योंकि उसके ऑर्डर पे, उसके लिए, उसके बिहाफ पे वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर गया है अरेस्ट करने। तो अगर आपको 41 के अंदर देखना है कि जिस व्यक्ति ने अरेस्ट किया था क्या उसके पास अरेस्ट करने की पावर थी बिना वारंट के या नहीं, तो आप उसका नहीं देखोगे कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर के पास पावर थी या नहीं, आप देखोगे जिस ऑफिसर ने उस अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया है उस सबऑर्डिनेट ऑफिसर को क्या उसके पास ताकत थी या नहीं। बस इसके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है। अब बताइए समझ में आया, यस बोलेंगे बच्चे? यस सर। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक बार रिवाइज करा देता हूं, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है बच्चे, या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उनके पास ये पावर है कि वो ऑर्डर कर सकते हैं, क्या ऑर्डर करेंगे, किसी भी अपने सबऑर्डिनेट पुलिस वाले को कि वो उनके बिहाफ पे, ये शब्द बार बार बोल रहा हूं, उनके बिहाफ पे, उनके लिए किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके लाएं बिना वारंट के। अगर वो ये पावर को एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ये जो ऑर्डर है उनको राइटिंग में देना होगा, और इस ऑर्डर में दो चीजों का लिखना बड़ा जरूरी है कि किस व्यक्ति का अरेस्ट होना है और किस अपराध के लिए अरेस्ट होना है। और ये जो ऑर्डर है राइटिंग में मिला है, जो पुलिस वाला अरेस्ट करने जाएगा वो उस व्यक्ति को बताएगा कि इस ऑर्डर में क्या लिखा है, या अगर वो मांगता है तो उस ऑर्डर को दिखा देगा, और इसकी वजह से सेक्शन 41 पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब ये देखने की बात आएगी कि ताकत किसकी है, ताकत थी या नहीं थी अरेस्ट करने की 41 के अंदर, तब हम देखेंगे कि जिस व्यक्ति ने ऑर्डर दिया था क्या उसके पास पावर थी या नहीं। अगर उसके पास पावर थी तो अरेस्ट बिल्कुल लीगल है, भले ही एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने किया है। ठीक है, ऑल गुड है बच्चे, बढ़ जाएं आगे। सर ऑर्डर बारी बारी से बोलो बच्चे, लोपा बोलो। सर ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और ऑफिसर दोनों में से कोई भी दे सकता है, ये दोनों दोनों के पास पोस्ट पावर, दोनों के पास पावर है राइटिंग में बच्चे। वो दोनों दो ही राइटिंग में राइटिंग देना में होगा, राइटिंग में देना होगा, दोनों में से जो भी ऑर्डर दे रहा है। सर 55 तो समझ में आ गया, लेकिन जो 41 है उस पे क्या प्रभाव, मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो समझ में नहीं आया क्योंकि वो क्लास वही मैंने तो, ली नहीं है ना सर। नहीं वो तो बच्चे लेनी पड़ेगी इसके बारे में 41 पढ़ाने नहीं वाला मैं आपको, बस इतना सा सुन लो कि 41 में कुछ ऐसे ग्राउंड्स दिए गए हैं जब पुलिस वालों के पास ये ताकत आ जाती है कि वो बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। 41 एक बहुत बड़ा सेक्शन है तो पूरी सर क्लासेस के ऊपर। तो सर इसमें यही माना जाएगा कि जो ऑफिसर इंचार्ज या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उन्हीं के माध्यम से जो हाँ बिल्कुल, असिस्टेंट जो प्राधिकारी हैं वो ही गिरफ्तार कर रहे हैं, यानी बिल्कुल कि बिल्कुल, हाँ सर जी। ताकत जो है वो उन लोगों की है जो ऑर्डर दे रहे हैं, ना कि जो ऑर्डर को कंप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सर कॉन्स्टेबल भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है बच्चे? सर कॉन्स्टेबल नहीं समझ में आया? सर कॉन्स्टेबल किसी को समझ में आ रहा है बच्चे, आप रिपीट कर सकते हो? हाँ वो बोल रहे कांस्टेबल जो है वो हाँ arrest कर कांस्टेबल, सकता है। कोई भी बच्चे, कोई भी हो सकता है, बस ये जरूरी है कि वो सबऑर्डिनेट होना चाहिए। ठीक है, इस ऑफिसर इंचार्ज का या फिर इस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से नीचे वाला रैंक का होना चाहिए। वो कांस्टेबल भी हो सकता है, हेड कांस्टेबल भी हो सकता है, सब इंस्पेक्टर भी, कोई भी हो सकता है, पर उससे पद का नीचे व्यक्ति। अब अपने ऊपर वाले को कैसे बोलोगे कि तुम मेरे लिए अरेस्ट करके लाओ? ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल सी बात है। समझ में आ गया बच्चे? यस सर। चलो ठीक है, बढ़ते हैं अगले सेक्शन पे। अगला जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन 56 है। ठीक है, सेक्शन 56 जो है वो बात करता है मजिस्ट्रेट के बारे में और ऑफिसर इंचार्ज के बारे में। पिछला वाला सेक्शन किसके बारे में बात कर रहा था, बताओ फटाफट से।
ऑफिसर इंचार्ज एंड इन्वेस्टिगेशन, ऑफिसर हाँ। इंचार्ज और आईओ एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ऑफिसर इंचार्ज और आईओ एंड इन्वेस्टिगेशन। ओआई। और ये वाला जो सेक्शन है ये मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है और ऑफिसर इंचार्ज की बात कर रहा है, तो इसको ग्राउंड बना लो फर्क का दोनों में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक बच्चे पुलिस ऑफिसर है, ध्यान से देखना, एक पुलिस ऑफिसर है जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है, बिना वारंट के अरेस्ट करता है, ठीक है। अगर ऐसा है कि एक पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है बिना वारंट के, तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उस व्यक्ति को जिसका अरेस्ट हुआ है उसको लेके जाएगा या फिर उसको भेजेगा किसके सामने, या तो मजिस्ट्रेट के सामने, ध्यान से देखना बच्चे, या तो मजिस्ट्रेट के सामने या फिर थाना इंचार्ज के सामने, ऑफिसर इंचार्ज के सामने, ठीक है। हर एक पुलिस ऑफिसर जो बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को कभी भी अरेस्ट करता है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि उस अरेस्टेड व्यक्ति को वो लेके जाए मजिस्ट्रेट के सामने या फिर थाना इंचार्ज के सामने। और इसको ले जाने की ये जो प्रक्रिया है, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। तुरंत के तुरंत, जितना जल्दी हो सके अरेस्ट के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने या थाना इंचार्ज के सामने उस व्यक्ति को पेश करना ही करना पड़ेगा। पर कभी बच्चे ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि किसी पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट तो किया किसी व्यक्ति को बिना वारंट के, पर जिस अपराध के लिए उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया वो एक बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस का मतलब है कि वो एक ऐसा अपराध है जिसके लिए बेल मिल सकती है। अगर ऐसी स्थिति है और किसी व्यक्ति को बेलेबल ऑफेंस के लिए पकड़ा गया है और वो बेल देने के लिए तैयार था, तो इसका मतलब यह है कि उसका तो बेल पाना राइट है, तो उसको बेल पे छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भी भले ही उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ गया है जिसको बिना वारंट के अरेस्ट किया था, इसके बारे में भी सारी की सारी जानकारी हमारी थाना इंचार्ज और मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो मोटा मोटा दो बातें हैं जो हमको याद रखनी है। कभी भी जब कोई पुलिस वाला, कोई भी उसकी पोस्ट हो, कोई भी पद हो, जो एक किसी थाने में काम कर रहा है, कोई भी पुलिस वाला जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है बिना वारंट के, ठीक है, ऐसी स्थिति में उसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है कि उस अरेस्टेड व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाए या फिर थाना इंचार्ज के सामने ले जाए बिना किसी देरी करते हुए, ठीक है। बट अगर उसे बेल पे छोड़ना पड़ा है क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस था, तो उसकी वो जानकारी पहुंचाएगा मजिस्ट्रेट तक या फिर थाना इंचार्ज तक बिना किसी देरी के। क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं? बेलेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट कैसे अरेस्ट हो सकता है? बच्चे दोनों चीजों में फर्क होता है। बेलेबल नॉन बेलेबल का फर्क अलग है, वारंट केस नॉन वारंट का केस, ये दोनों चीजें अलग होती हैं। सर, तो जैसे बेलेबल का केस होगा तो वहां पे जो बेल ग्रांट होगी वो आईओ देंगे या फिर जो जिसने अरेस्ट किया वो भी दे सकता है? जो भी व्यक्ति अरेस्ट करता है उससे क्लेम किया जा सकता है बेल का राइट। बेलेबल ऑफेंस में याद है हमने पढ़ा था, बेलेबल ऑफेंस में बेल पाना हमारा अधिकार है। सर यस। तो जो व्यक्ति अरेस्ट कर रहा है, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन है सर, विदाउट वारंट बेल कैसे राइट हो सकता है सर? मतलब बच्चे वारंट का और बेल का क्या रिलेशन आप बता रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर मैं बोला कि सर विदाउट वारंट में बेल कैसे मिल सकता है, उसका राइट कैसे हो सकता है सर? क्यों नहीं हो सकता? अगर बेलेबल ऑफेंस है तो उसका बेल बिल्कुल राइट है। सर जी, जो बेल देने का, जो बेल क्लेम करने का जो राइट है सर, अगर मान लीजिए किसी सबऑर्डिनेट ने, जैसे कांस्टेबल ने अरेस्ट किया, तो कांस्टेबल से तो बेल नहीं लेंगे ना सर? देखो क्या होता है बच्चे, अब बेल कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सारी चीजें जो हैं, ये पुलिस को जो गाइडलाइंस मिलती है, उनके खुद को रेगुलेट करने वाले रूल्स होते हैं, वो उस चीज से चलते हैं। सीआरपीसी जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टैट्यूट है, एक मेजर स्टैट्यूट है, जिसमें जो नॉर्मल ऊपर से जो प्रक्रिया है उसके बारे में डिस्कशन होता है। सीआरपीसी का जो सेक्शन 56 कह रहा है वो इतना सा कह रहा है, बेल किसी ने भी दी हो, कब भी दी हो, उसके लिए कोई भी प्रावधान हो, कोई भी प्रोसेस फॉलो किया गया हो, बस हमको क्या याद रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को जिसको बिना वारंट के अरेस्ट किया गया था, अगर उसको बेल पे छोड़ दिया गया है तो उसके बारे में जानकारी पहुंचा देनी, बस। क्यों कॉम्प्लिकेट करना है किसी चीज को, ठीक है? ओके सर।
हाँ बस हमको ओके सर। हाँ जितना सीआरपीसी कह रहा है हमको उतना समझने की कोशिश करनी है। सीआरपीसी कह रहा है कि कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर अगर किसी को बिना वारंट के अरेस्ट कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को वो लेके जाए मजिस्ट्रेट के सामने या थाना इंचार्ज के सामने। अगर उसको बेल पे छोड़ दिया है क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस था तो उसकी जानकारी पहुंचा दे बस। ठीक है, चलो समझ में आ गया सबको बच्चे? यस बोलेंगे, वाई टाइप यस करेंगे। सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया है, और देखते हैं आगे। अगला सेक्शन देखो बच्चे, अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 57 और ये बात करता है 24 आवर्स रूल की। एक 24 घंटे वाला नियम है, बहुत महत्वपूर्ण नियम है, आप सबको पता होगा। जिसने थोड़ा भी सीआरपीसी पढ़ा है उसे थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। वही मैं कह रहा हूं ना, आज के सेक्शंस आपको हो सकता है बहुत ज्यादा लगे पर हैं वो मामूली से ही जो आसानी से करे जा सकते हैं। देखते हैं सेक्शन 57 क्या कहता है। क्या है ये 24 आवर्स वाला रूल? ये कहता है कि बच्चे कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है, ध्यान से देखो, कोई भी जो एक व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है अगर वो अरेस्ट करता है किसी व्यक्ति को बिना वारंट के, ध्यान से देखना बच्चे, थोड़े बहुत ही फर्क होते हैं सेक्शंस में। एक कोई पुलिस ऑफिसर है जो अरेस्ट कर रहा है बिना वारंट के, और ये जो व्यक्ति है जिसने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है बिना वारंट के, अगर वो उस व्यक्ति को डिटेन कर रहा है कस्टडी में, मतलब ऑब्वियसली किसी को अरेस्ट करा है तो वो उस व्यक्ति की कस्टडी में है। ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति की, इस पुलिस वाले की ये जिम्मेदारी है कि वो उस व्यक्ति को कहां लेके जाए? जल्दी से बताओ, कोई कहां लेके जाएगा? बिफोर द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के विदिन सामने। 24 आवर्स सर, विदिन 24 आवर्स। बिल्कुल यही मैं बोल रहा था, सब बच्चों को पहले से पता होगी ये वाली बात। बिना देरी करते हुए, कोई भी बदमाशी ना देते हुए उसको जल्दी से जल्दी लेके जाना है मजिस्ट्रेट के सामने। पर यहाँ पे एक बात है जो मैं समझाना चाहता हूं आपको, जिसके लिए मैंने इसको अलग से लिखा है। बच्चे ये जो सेक्शन 57 है और ये जो 24 आवर्स वाला रूल है, ये बच्चे कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ उसको आपको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है। पर ये जो हम बोल देते हैं ना कि मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है 24 घंटे में, ये स्टेटमेंट गलत है। 24 घंटे में लेके नहीं जाना है बच्चे, उसको तुरंत लेके जाना है, तुरंत के तुरंत। आपने अरेस्ट किया है, आप उसे जल्दी से जल्दी, विद इन रीजनेबल टाइम। ये जो शब्द लिखा है ना, ये बड़ा खतरनाक शब्द होता है। जब भी आप रीजनेबल कहीं देख लो ना, मतलब आप पे तलवार लटकी हुई है। रीजनेबल टाइम के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है। और ये जो 24 घंटे है ना, ये मैक्सिमम लिमिट है कि ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के भीतर तो लेके ही जाना है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो इस दो बातों में बहुत बड़ा फर्क है। ये कह देना कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है 24 घंटे के अंदर, और ये कहना कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है जल्दी से जल्दी, पर मैक्सिमम लिमिट है कि 24 घंटे के अंदर तो हर हालत में करना है, उससे ज्यादा डिले तो हो नहीं सकती। क्या ये दोनों बातों का फर्क आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? यस बोलेंगे, वाई टाइप करेंगे बच्चे। यस। यस सर। सर मैं नहीं समझा सर। देखो बहुत बहुत सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। जो हम कहते हैं कि 24 घंटे, म्यूट कर लो बच्चे सभी लोग, मयूर म्यूट करो बच्चे अपने आप को। 24 घंटे के अंदर जो मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने वाली बात है, उसका कानून ये नहीं कहता कि पुलिस वाला जो अरेस्ट कर रहा है उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर लेके जाना। नहीं, कानून ये कहता है जो भी व्यक्ति का अरेस्ट हो रहा है उसको पुलिस वाला तुरंत जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएगा। मतलब 24 घंटे पूरे होने का वेट नहीं करेगा कि आखिरी मिनट लेके जाऊंगा, मेरे पास तो पूरे 24 घंटे का समय। नहीं, तुरंत के तुरंत जल्दी से जल्दी लेके जाना है, रीजनेबल टाइम के अंदर लेके जाना है। पर जो मैक्सिमम टाइम है, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के अंदर तो पेश करना ही करना है, वो मैक्सिमम लिमिट है बच्चे। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे हर एक सिचुएशन में। आपने अरेस्ट कर लिया, अब आप उसको बिठा के रखा है कि 24 घंटे हैं हमारे पास तो 23 घंटे बाद लेके जाएंगे, ऐसा नहीं। लेके तुरंत जाना है, मैक्सिमम लिमिट है 24 घंटे की। ठीक है,
पर एक बात है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसको समझना है हमको, कि जब ये 24 घंटे की ये जो मैक्सिमम लिमिट, बार बार बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम लिमिट, ये जो 24 घंटे की जो मैक्सिमम लिमिट जब काउंट करी जाएगी, उसमें वो सारा समय जो किसी अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट तक पहुंचाने में लगा, जो पूरा ट्रेवलिंग टाइम लगा, उसको काउंट नहीं करते हैं, उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। मानो जैसे एग्जाम्पल ले लें, अब कोई व्यक्ति है ए, उसका अरेस्ट हुआ बच्चे मानो राजस्थान में, ठीक है, और ये अरेस्ट हुआ उसका दिन में 12 बजे, ठीक है। अब जहां पे जिस मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन बनता है, मतलब जहां पे उसने अपराध किया है, अब उसको लेके आया जा रहा है कहां पे, दिल्ली। अब वो 12 बजे वहां से निकले लोग, अब उनको यहाँ पे आते आते काफी समय लग गया, मानो वो रात के 12 बजे पहुंच पाए हैं, तो 12 घंटे तो यहीं वेस्ट हो गए। तो जब भी वो मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे और मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि क्या मेरे सामने ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के अंदर ये व्यक्ति आ गया है या नहीं, उसमें ये वाला समय जो ट्रेवलिंग टाइम था, दिन के 12 बजे से जो रात के 12 बजे तक, ये जो 12 घंटे उनके बर्बाद हुए सफर में, राजस्थान से दिल्ली तक आने में, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो जितना भी समय जो एक अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट करने वाली जगह से मजिस्ट्रेट के पास ले जाने तक लगता है, उसको इस 24 घंटे की लिमिट में काउंट नहीं किया जाता है। क्लियर है बच्चे? ऑल गुड? यस सर। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे। Yes, sir. वाई टाइप करते रहो यूट्यूब पे बच्चे, वाई टाइप करते रहो आप सभी लोग, पता चलता रहेगा मुझे। चलो बहुत अच्छा है। अब ये तो हो गया हमारा 24 आवर वाला रूल। अब देखो अगली बात, ये सेक्शन जो है, जी बच्चे पूछो। So just one slight confusion. The difference between section 56 and 57 basically lies that the only fact is you do not have to take him to the investigation officer. देखो सेक्शन 57 और सेक्शन 56 में जो मेजर डिफरेंस है, देखो एक तो होता है जो डिफरेंस होता है कंटेंट में, सेक्शन के कंटेंट में, एक डिफरेंस होता है उसके कॉन्सिक्वेंस में। देखो अगर आप कंटेंट का डिफरेंस देखो सेक्शन 56 और सेक्शन 57 में, देखो यहाँ पे भी एक पुलिस ऑफिसर है जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है, बिना वारंट के अरेस्ट कर रहा है। अगर ऐसा है तो वो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास भी ले जा सकता है, ऑफिसर इंचार्ज के पास भी ले जा सकता है, पर जिसके भी पास ले जा रहा है उसे देरी नहीं करनी है, और बेल के प्रोविजन तो जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। पर वहीं जब हम सेक्शन 57 देखते हैं, वहां पे भी हम यही स्थिति पाते हैं कि कोई पुलिस ऑफिसर है जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है, बिना वारंट के अरेस्ट कर रहा है। पर यहाँ पे बात क्या आ जाती है, बात ये आ जाती है कि जो सेक्शन 57 है वो एक्सक्लूसिवली मजिस्ट्रेट के बारे में है, इसमें थाना इंचार्ज की बात नहीं आती है, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे समय बताया गया है, हमारा जो सेक्शन 56 है उसमें समय का कोई नहीं है, उसमें लिखा है कि जल्दी से जल्दी लेके जाना है, बट देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। बट मजिस्ट्रेट के केस में सेक्शन 57 नहीं है, 24 घंटे वाला रूल बना दिया है, इसीलिए मैंने इसकी हेडिंग 24 घंटे का रूल दिया है। और इसमें एक ये जर्नी वाला प्रावधान आ गया है कि जर्नी का टाइम इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो टोटल हमारे पास 3 डिफरेंस हो जाते हैं। सेक्शन 57 इज एक्सक्लूसिव फॉर मजिस्ट्रेट, देयर इज अ मैक्सिमम टाइम लिमिट, एंड द टाइम फॉर जर्नी, द प्रोविजन फॉर द टाइम ऑफ जर्नी। ये 3 मेजर डिफरेंसेस आ जाते हैं सेक्शन 56 में और 57 में। प्रैक्टिकली जो आपका क्वेश्चन आया है वो बिल्कुल एप्ट है, बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं सेक्शन 56 और 57 ओवरलैप करते हैं अगर हम मजिस्ट्रेट को कंसीडरेशन में रखें तो। Thank you, sir. चल सर जो जी। 57 है उसमें हाँ, अदर पुलिस फोर्स भी आ सकती है कि 24 घंटे के, अदर जैसे कि पुलिस फोर्स से क्या समझ रहे हो आप? जैसे सीआरपीएफ जो हो गई, तो अगर उनके द्वारा कोई व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे कि पुलिस को सौंपेंगे, या उनके लिए भी 57 लागू होगा कि 24 घंटे के अंदर ही उन्हें लेके जाना है?
ठीक है, ये जो सवाल आपने पूछा है उसका आंसर बस एक शब्द में है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस शब्द का मतलब क्या है, पुलिस का मतलब क्या है, पुलिस शब्द में क्या क्या चीजें आती हैं। क्या पुलिस शब्द में आर्मी आती है, क्या पुलिस शब्द में एयरफोर्स आती है, सीआरपीसी आती है या नहीं आती है, सॉरी सीआरपीएफ आती है या नहीं आती है। उससे आपका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि बार बार पुलिस ऑफिसर लिखा हुआ है। अब ये आपको पता लगाना है कि पुलिस शब्द में क्या क्या आता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पुलिस शब्द है ये सब्जेक्ट होता है स्टेट का, ठीक है, राज्य इस पे कानून बनाता है। आपको कुछ नहीं देखना, जिस स्टेट को आप कंसीडरेशन में लिख रहे हो उसके पुलिस रूल्स देख लो। उसके जो पुलिस रूल्स होंगे वो आपको डिफाइन करेंगे सबसे पहली चीज कि पुलिस का मतलब क्या। और अगर बस आप अपने आंसर, क्वेश्चन का आंसर ही चाहते हो सीधे तौर पे, तो उसका आंसर है नहीं, ये केवल पुलिस ऑफिसर्स के लिए है। पुलिस मतलब खाकी वर्दी जैसा जो हम समझते हैं, ठीक है। यस सर। पर आपको अगर डिटेल्ड मैनर में जानना है कि इस शब्द का सही मतलब क्या होता है, तो आपको वो वाला प्रोविजन आपको फॉलो करना है जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। अभी तक सब कुछ ठीक है, 57 तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है किसी को? नो सर। नो सर, ऑल गुड। चलो ऑल गुड, बहुत अच्छा है बच्चे। चलो अब आ जाओ आप सेक्शन 58 पे। सेक्शन 58 थोड़ा सा है जिसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि ये आमतौर पर हम लोगों को जानकारी नहीं होती है। सेक्शन 58 बात करता है बच्चे सबसे पहले रिपोर्ट की, ठीक है। तो यही आपको अपने नोट्स में लिख लेना है सबसे पहले कि सेक्शन 58 किसके बारे में बात करता है, रिपोर्ट बारे में। अब ये रिपोर्ट किसको जा रही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को। दो लोगों का स्पेसिफिक मेंशन है, ठीक है। तो दो बातें याद रखनी है जिससे आपको सेक्शन 58 याद आना चाहिए। एक बात रिपोर्ट की होगी और एक बात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम साहब की होगी। अब देखो पूरा प्रोविजन, बच्चे कोई भी ऑफिसर इंचार्ज, मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर जो थाने का इंचार्ज है, ध्यान से देखना, शब्दों को घूरा करो, उसकी ये जिम्मेदारी है बच्चे, उसकी ये ड्यूटी है, उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसका डिस्क्रिशन नहीं है, उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? कि वो रिपोर्ट बनाएगा। और इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखेगा? वो सारे अरेस्ट, सारे के सारे अरेस्ट जो बिना वारंट के किए गए हैं। ध्यान से देखो एक एक चीज को। जो ऑफिसर इंचार्ज है, तो थाना इंचार्ज है, वो एक रिपोर्ट बना रहा है और उस रिपोर्ट में हर एक उस व्यक्ति का नाम लिख रहा है जिसको अरेस्ट किया गया है बिना वारंट के। और अगर वो लोग या फिर उनमें से कुछ लोग जिनको अरेस्ट किया गया था बिना वारंट के, अगर उनको बेल पे छोड़ दिया गया है, तो उन लोगों के भी नाम लिख रहा है जिनको बेल पे छोड़ दिया गया है। पर ये जो अरेस्टेड लोग हैं जिनको बिना वारंट के अरेस्ट किया गया था, ये वो लोग हैं जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था उसके थाने के जुरिस्डिक्शन में। अब मानो उसका थाना ये वाला थाना है, अब उसके थाने का जो लिमिट है, जहां तक उसकी पावर एक्सटेंड होती है, वो इतनी है। तो इस जुरिस्डिक्शन में, उसके थाने की लिमिट्स में जिस जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया होगा, ठीक है, उसकी डिटेल लिखेगा वो इस रिपोर्ट में। और अगर इन लोगों को बेल पे छोड़ दिया गया है तो उसको भी लिखेगा। और ये जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी थाना इंचार्ज के द्वारा, इस रिपोर्ट को कहां भेजा जाएगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ध्यान से देखना अब जो मैं बोल रहा हूं, इस पे मैंने बड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखा और उसको आज मैंने डाला भी है। किसको भेजेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा। और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसा बोलता है तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को भेजेगा, ठीक है। किसको भेजेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा। और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसा कहे तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को भेजेगा, एसडीएम को भेजेगा। दोबारा प्रोविजन को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चे। हर एक थाने का जो इंचार्ज है, अब बहुत सारे थाने हैं, ये थाना होगा, फिर इसके बराबर एक और थाना होगा, फिर एक और थाना होगा, एक और इन सबके जो इंचार्ज हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है कि वो रिपोर्ट बनाएंगे कि उनके जुरिस्डिक्शन में, उनके थाने की लिमिट्स में किस किस व्यक्ति का अरेस्ट किया गया है बिना वारंट के, और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको बेल पे भी छोड़ दिया गया है। इस रिपोर्ट में ऐसे सब लोगों के नाम लिखेगा
और इस रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को। और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उससे कहते हैं कि इसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज दो, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास भी भेज देगा। अब बताइए समझ में आया है सेक्शन 58? सर डीएम और ईएम में क्या डिफरेंस है सर? डीएम और किसमें? ईएम सीएम। ईएम सर, ईएम एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव होती है सर। अच्छा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो बच्चे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो भी एक डिफाइंड टर्म है हमारे सीआरपीसी के अंदर। और ये जो देखो, ऐसे समझो, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बच्चे, कोई भी जो हमारी, जिस तरीके से हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश्ड है, उसमें 3 भाग हैं। एक तरफ है हमारी जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी का काम क्या होता है? किसी भी कानून को इंटरप्रेट करना, लोगों को सजाएं देना, बातों को सुनना। एक बीच में होती है एग्जीक्यूटिव, उसका काम क्या होता है? कानून को लागू करना। और एक होती है लेजिस्लेचर, उसका काम होता है कानून को बनाना। ये तीनों ही अपना अपना अलग अलग लेवल पे काम करती हैं। अब जुडिशरी के बारे में तो आपको अच्छा खासा मैंने बता दिया है कि कौन कौन जजेस होते हैं, किस टाइप के होते हैं। थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव वाली विंग को जानने की कोशिश करते हैं। ये जो एग्जीक्यूटिव वाली विंग है, जिनका काम है कानून को लागू करना, कानून को इंप्लीमेंट करना सोसाइटी में, इसमें जो लोग मजिस्ट्रेट्स कहलाते हैं, इनको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्योंकि उनका काम एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल नहीं है। वो कोई केस डिसाइड नहीं कर रहे, वो लोगों का केस नहीं सुन रहे, आर्ग्यूमेंट नहीं सुन रहे, वो कानून को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस कैटेगरी में व्यवहारिक तौर पे कौन कौन लोग आ जाते हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होता है? कोई बता सकता है मुझे, क्या होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या काम होता है उनका? लाइक सर कलेक्टर। हाँ, कलेक्टर एक शब्द है जो गलत शब्द है, बट क्या काम क्या होता है, क्या करता है एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? collect revenue. जी, He's into administration of the district. हाँ, वेरी गुड। एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? देखता है कि उसके राज्य में, उसके डिस्ट्रिक्ट में कानून सही से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, या फिर ये जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं, जो कानून को आप लागू करने का काम करते हैं, कानून को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। ये एक ऐसा सेक्शन 58 है जिसमें पुलिस वाले, जिनका काम है कानून को बनाए रखना, कानून को मेंटेन करना, ये एक रिपोर्ट बना के हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को भेज रहे हैं, एसडीएम साहब को भेज रहे हैं। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो किसी जिले का हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उसको जानकारी रहे कि उसके जिले में कौन कौन लोग अरेस्ट हो रहे हैं, किस थाने में अरेस्ट हो रहे हैं, किस अपराध के लिए अरेस्ट हो रहे हैं, किन किन को बेल पे छोड़ा जा गया। क्योंकि उसी की जिम्मेदारी है ना, इन दी एंड उसी की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर। उसके राज्य में क्या हो रहा है, उसके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, उसी को देखना है। इस वजह से ये प्रावधान है, ये कनेक्शन क्रिएट किया गया है बिटवीन दी पुलिस एंड दी एडमिनिस्ट्रेशन की। उन दोनों में जो इननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, उसका आवन जावन चलता रहे। अब बताइए थोड़ी सी क्लैरिटी। सर एक सर जनरल क्वेश्चन है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात तो यहाँ पर एसपी के हाथ में होती है, तो एसपी का जिक्र कहीं क्यों नहीं है किसी सेक्शन में सर? देखो बच्चे, क्या है ना, देखो कोई भी चीज इतनी छोटी नहीं है कि वो कोई एक पद करता हो। अगर मैं आपको बोलूं जो पूरी पुलिस फोर्स, आप सोचो, सब कुछ भूल जाओ, आप सोचो पुलिस फोर्स जो है उसका क्या काम होता है? पूरी पुलिस फोर्स, पोस्ट छोड़ो, एक कांस्टेबल क्या करता है और एक कमिश्नर क्या करता है? क्या काम है उनका? क्यों नौकरी, क्यों उनको सैलरी दी जा रही है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी होती है उनके हाथों में। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। अब सोचो, बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड डिस्ट्रिक्ट का, डीएम एसडीएम की क्या जिम्मेदारी है? सोचो, क्या जिम्मेदारी है? सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? सब कुछ देखना सर। इनकी जिम्मेवारी तो सब कुछ देखना है। लॉ एंड ऑर्डर ही तो है। यस सर, सबसे प्राइमरी ड्यूटी, सबसे बहुत सारे काम होते हैं, बड़े प्रेशर वाली जॉब है, नो डाउट, बहुत सारे काम होते हैं, पर सबसे प्राइमरी, जो सबसे पहली चीज है बच्चे, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। इससे क्या पता चलता है?
कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसी एक पद की या एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है। काफी लोग मिलके काम करते हैं और उन लोगों में जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस, उन दोनों में नेसेसरी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज समय समय पे होता रहे। इसी का एक एग्जांपल है हमारा सेक्शन 58, जिसमें ड्यूटी बनाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चे, ये डिस्क्रिशन नहीं है कि मर्जी आएगी तो भेज देंगे, ड्यूटी है, करना ही करना है। ठीक है, यस सर, जैसे 144 का होता है उसको इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर भी डीएम के द्वारा ही दिया जाता है। और उसको इम्प्लीमेंट कौन कराती है? पुलिस कराती है। ये है रिलेशनशिप, sir. ऐसे ऐसे चलता है सिस्टम। चलो ठीक है, क्लियर हो गया सबको? सेक्शन 58 क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। चलो बढ़ते हैं अगले सेक्शन पे बच्चे। बहुत बढ़िया है। यूट्यूब पे बच्चे वाई टाइप करते रहो, मुझे लगेगा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अगला सेक्शन, सेक्शन 59। इजी सा है, सिंपल सा है, परेशान होना नहीं है, बस समझते चलना है। और मैं आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग नोट्स बना रहे हो। ठीक है, अब देखो सेक्शन 59 को बच्चे। सेक्शन 59 क्या कहता है? सबसे पहला ही जो शब्द है वो पूरे सेक्शन का पर्पस बता देता है आपको। ये बात करता है डिस्चार्ज की। किसके डिस्चार्ज की? एक ऐसे व्यक्ति की जिसका अरेस्ट हुआ है, एक अरेस्टेड पर्सन के डिस्चार्ज की। देखें क्या कहता है बच्चे। एक पुलिस ऑफिसर जो है जिसने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है, वो किसी भी व्यक्ति को छोड़ेगा नहीं। ध्यान से देखना, किसी भी व्यक्ति को डिस्चार्ज नहीं करेगा। डिस्चार्ज मतलब छोड़ना। डिस्चार्ज नहीं करेगा जब तक कि वो व्यक्ति अपना पर्सनल बॉन्ड ना फाइल कर दे, या फिर बेल के प्रावधानों के अंदर उसका अधिकार हो कि उसे बेल मिलनी चाहिए। मतलब जो इस अपराध के लिए उसको पकड़ा गया है वो एक बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं है तो मजिस्ट्रेट साहब इस बात का ऑर्डर दे दे, कोई स्पेशल ऑर्डर पास कर दे कि इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। केवल इन 3 स्थितियों में, और मैं कहूंगा ये 2 स्थितियां हैं, 3 स्थितियां नहीं है, क्योंकि पहली और दूसरी एक दूसरे से कनेक्टेड है। केवल इन 2 स्थितियों में पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को जिसको उसने अरेस्ट किया है उसको छोड़ सकता है, वरना उसके पास कोई भी पावर नहीं है किसी भी व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया है उसने किसी भी अपराध के लिए किया हो छोड़ने की। देखना बच्चे, आपको लग रहा होगा बड़ा सिंपल सी बात है, पर मैं बता रहा हूं सेक्शन 59 जिस चीज से हमको बचा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कई बार ऐसा सुनोगे, कई बार देखोगे, जिसमें आप पाओगे कि पुलिस वाले या फिर कोई आप व्यक्ति आपसे ऐसा बोलेगा, वो लॉयर्स भी हो सकते हैं, वो ऐसा बोलेंगे कि हम पुलिस वाले से ही छुड़वा देंगे आपको, कि पुलिस वाले के पास ये मर्जी है कि जिस व्यक्ति को उसने अरेस्ट किया है, अरेस्ट तो अपनी मर्जी से किया है क्योंकि सेक्शन 41 कहता है कि उसको लगना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है। अरेस्ट तो उसने अपनी मर्जी से किया है, पर पुलिस वाला अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को छोड़ नहीं सकता बच्चे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैंने देखा है गरीब आदमी इस चक्कर में कितना पिसता है, कितने पैसे खिला देता है, पर कुछ होता नहीं। और जो होता है वो इलीगल होता है, अगर होता भी है तो। इसलिए अपने ये बात गांठ बांध लो कि कभी भी कोई भी पुलिस ऑफिसर जो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करता है वो अपनी मर्जी मुताबिक उस व्यक्ति को छोड़ नहीं सकता। ठीक है, अब इस बात को समझ गए हो तो समझो कि किस किस स्थिति में पुलिस वाला छोड़ सकता है। केवल 2 स्थिति हैं। अगर उसे बेल के आधार पे छोड़ा जा रहा है, अगर वो एक बेलेबल ऑफेंस है, ये बात तो मैंने आपको कई बार बता दी कि अगर बेलेबल ऑफेंस होता है तो वैसी स्थिति में जो भी व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसका वो अधिकार हो जाता है। अब अधिकार के सामने तो पुलिस भी नहीं टिकती, तो जब बेल पाना अधिकार हो जाता है तो वैसी स्थिति में तो पुलिस वाले को छोड़ना ही पड़ेगा। पर वो बेल पे छोड़ तो देगा, पर उस व्यक्ति से पर्सनल बॉन्ड जरूर भरवाएगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा ये बेलेबल ऑफेंस है जाओ, नहीं, पर्सनल बॉन्ड का भरवाना, पर्सनल गारंटी लेना। अब जो भी कानून चल रहा हो, जो भी रूल चल रहा हो,
डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, डिटेल पढ़नी है तो फिर आपको पुलिस रूल्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। बॉन्ड के भरवाए बिना, कहने का मतलब है प्रक्रिया को फॉलो करे बिना, कोई गारंटी लिए बिना उस व्यक्ति को वो नहीं छोड़ेगा। यहां पे दो शब्द हमको समझने हैं। एक शब्द होता है बच्चे श्योरिटीज, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है। ध्यान से देखना बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। एक शब्द होता है श्योरिटीज, एक शब्द होता है बॉन्ड। ये दोनों में फर्क होता है। श्योरिटीज का मतलब होता है कि कभी कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसका अरेस्ट नहीं हुआ है, वो अरेस्टेड व्यक्ति के लिए अपनी गारंटी देता है। मतलब अगर मेरे दोस्त का अरेस्ट हो जाए और मैं जाके बोलूं कि साहब ये भागेगा नहीं, मेरा भरोसा रखो, और अगर मैं इज्जतदार आदमी हूं तो वो मेरा भरोसा रख भी लेगा। ठीक है, तो ये होता है श्योरिटी। एक होता है बच्चे बॉन्ड। ये बॉन्ड जो होता है ये किसी बाहर के व्यक्ति से नहीं, उसी व्यक्ति से जुड़ा होता है जिसका अरेस्ट हुआ है। ये एक तरीके की पर्सनल गारंटी होती है, जिसमें वो व्यक्ति ये भी बोल सकता है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं वापस आऊंगा, मुझे आप जब भी बुलाओगे, कोर्ट से जब भी बुलावा आएगा मैं बुलाऊंगा। एक तरीके की पर्सनल गारंटी है, और इसमें हो सकता है कि पैसा भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, पैसे की भी गारंटी इन्वॉल्व हो सकता है, कुछ पैसे का बॉन्ड बनवाएं, 10,000, 20,000, 30,000 हो सकता है। क्या व्यवहारिक तौर पे ऐसा होता ही है, हर बेल में कोई ना कोई अमाउंट होता ही होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली। तो जो ये वाला प्रोविजन है सेक्शन 59, वो श्योरिटीज को तो मैंडेटरी नहीं बनाता। मतलब पुलिस वाला चाहे तो किसी व्यक्ति को छोड़ सकता है बेल पे बिना श्योरिटीज के। इसका मतलब क्या है, ये पुलिस वालों की मर्जी है कि जिसको वो बेल पे छोड़ रहे हैं उसके लिए उन्हें श्योरिटीज चाहिए या नहीं। अगर श्योरिटीज मांगते हैं पुलिस वाले तो लानी पड़ेगी, बट अगर नहीं मांगते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। पर जहां तक बॉन्ड की सवाल है, ये तो पुलिस वालों को लेना ही लेना पड़ेगा, इसमें कोई भी डिस्क्रिशन नहीं है पुलिस वालों के पास, क्योंकि सेक्शन 59 ने बोल दिया है कि भले ही बेल पे छोड़ रहे हो, आप पर्सनल बॉन्ड के बिना तो छोड़ ही नहीं सकते। तो पहली स्थिति तो ये बन जाती है कि जब कोई पुलिस वाला किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको उसने अरेस्ट किया उसको छोड़ सकता है, या फिर अब मजिस्ट्रेट तो भैया किसी भी केस का मास्टर होता है, वो जो चाहता है वो कर सकता है। तो अगर मजिस्ट्रेट नहीं, जिसके जुरिस्डिक्शन में उस व्यक्ति का केस आता है, अगर उसी ने कोई स्पेशल ऑर्डर दे दिया है पुलिस को कि इस व्यक्ति को छोड़ दो, तो छोड़ना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। बट बच्चे, इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे लिए, जिसको समझना बहुत जरूरी है, कि केवल ये दो स्थितियां ऐसी हैं जब पुलिस वालों के पास ये ताकत होती है कि जिस व्यक्ति को वो अपनी मर्जी से, ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है समझने के लिए, जिसको वो अपनी मर्जी से मन मुताबिक अरेस्ट करके लाए हैं, क्योंकि अरेस्ट करना उनकी मर्जी में था कि वो करना चाहते हैं या नहीं, उसको छोड़ अपनी मन मर्जी से नहीं सकते, केवल इन दो स्थितियों में छोड़ सकते। अब बताइए बच्चे, समझ में आया तो यस बोलें, वाई टाइप करें, क्वेश्चन है तो पूछें। सर वो नेटवर्क ब्रेक हुआ था सर, मैं कुछ नहीं समझा। कोई बात सर नहीं, मेरा हुआ या सबका हो? नेटवर्क में कोई इश्यू लगा बच्चे किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। चलो कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं सर बच्चे, मैं पर्सनल रिपीट प्रॉब्लम है सर। रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले मुझे बताओ जिसको नेटवर्क आ रहा था, बात समझ में आई कि नहीं आई, दोनों वाली बातें। सर श्योरिटी का मतलब मतलब कि जैसे कि इसमें बताया है पहले वाले में कि जो बंदे, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है अभियुक्त को, कोई दूसरा व्यक्ति श्योरिटीज दे देता, तो उसमें पैसा इंक्लूड होगा? हो सकता है। देखो अब देखो, आप ऐसा भगवान ना करे, कोई एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, कोई एक्स व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति का अरेस्ट हुआ है, ठीक है, अब उसको बेल पे छोड़ा जा रहा है। अब आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो आपके बिहाफ पे गारंटी दे देंगे, पुलिस वाले को अपना दस्तखत कर देंगे कि मैं गारंटी लेता हूं कि ये फलाना जो एक्स व्यक्ति है ये भागेगा नहीं। ये होता है बच्चे श्योरिटी होना। और श्योरिटी में अब वो पैसा मांगेंगे या नहीं, बॉन्ड भरवाएंगे या नहीं भरवाएंगे, ये सारी चीजें सारी पुलिस रूल्स के अंदर आ जाती हैं। पर ये जो सेक्शन 59 है, ये श्योरिटीज को मैंडेटरी नहीं करता। ये जरूरी नहीं है कि आप श्योरिटी लेके आओ,
बट ये जरूरी है कि आप पर्सनल बॉन्ड भरो, वो बड़ा जरूरी है। पर्सनल बॉन्ड का तो बच्चे फॉर्म भी होता है, आप चेक कर सकते हो गूगल पे। सर मान लीजिए कि सर श्योरिटीज ली और वो भाग गया तो? फिर फोन जाएगा श्योरिटीज के पास कि भैया जगह खाली है जेल में, खराब हो रही है, 4 रोटियां 1 दाल की कटोरी, तो आप आ जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मजाक की बात है। सर जी, लेकिन जो प्रोविजन, जो बॉन्ड भरवाया जाएगा तो उसमें श्योरिटीज की जरूरत नहीं है। वो मतलब पुलिस वालों के विवेक पर आधारित है कि वह श्योरिटी चाहते हैं या नहीं बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है आपने। श्योरिटीज की बात पुलिस की डिस्क्रिशन में है, पर बॉन्ड 59 के अंदर मैंडेटरी है। ठीक है। हाँ, बॉन्ड का जो अमाउंट होता है आदित्य, वो वापस होता है, क्योंकि वो एक गारंटी होती है कि आप भागोगे नहीं। अगर आपका केस छूट जाता है, आप बिल्कुल छूट जाते हो, या आपको सजा भी हो जाती है, कहीं से भी एक सर्टेनिटी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो भी पैसा है वो वापस हो जाता है। आपको एक पर्ची मिलती है, बाकायदा स्लिप मिलती है। ठीक है। सर रिटर्न करते हैं बॉन्ड के मनी। हाँ, वही तो बता रहा हूँ मैं, बॉन्ड का मनी रिटर्न होता है, वही तो बोला मैंने अभी कि बॉन्ड का पैसा रिटर्न। सर अगर नॉन बेलेबल होगा तो 1 और 2 काम नहीं करेंगे, लेकिन 3 काम करेगा। हाँ, नॉन बेलेबल, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो यही परिस्थिति क्या हो जाती है कि जो बेल पाने का अधिकार होता था वो कोर्ट की डिस्क्रिशन में हो जाता है। अगर कोर्ट ग्रांट करता है बेल, फिर से यही परिस्थितियां आ जाएंगी कि आपको बॉन्ड लेना पड़ेगा और मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर होगा। पर एक बात मैं बता दूं, ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, ये सब आपको सीआरपीसी में नहीं मिलेगा। बच्चे, जब कोर्ट के द्वारा बेल मिलती है ना, तो उस बेल ऑर्डर में ही मजिस्ट्रेट साहब हर चीज लिख देते हैं कि बॉन्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, श्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, बॉन्ड चाहिए तो कितने का चाहिए। तो पुलिस वालों के लिए कुछ ज्यादा होता ही नहीं करने को, सरदर्द लेना ही नहीं है। ये ज्यादातर स्थिति, ये सारी प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं आपको, ये सारी ज्यादातर स्थितियां कब आती हैं? जब कोई बेलेबल ऑफेंस होता है। नॉन बेलेबल में तो मजिस्ट्रेट साहब पूरा संभाल लेते हैं हर सिचुएशन को। ठीक है। अब बताइए 59 समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है। लोपा के लिए एक बार रिवाइज कर रहा हूं, कोई बात नहीं, आप लोग भी एंजॉय कर लो, एक बार देख लो। कोई भी एक पुलिस ऑफिसर जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है, वो इस व्यक्ति को छोड़ नहीं सकता बच्चे। उसके पास ये पावर नहीं है कि वो उस व्यक्ति को छोड़ दे। केवल 2 स्थितियां ऐसी हैं जिसमें वो किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ सकता है। या तो जिस अपराध के लिए उसको पकड़ा गया है वो एक बेलेबल ऑफेंस है और वो जो व्यक्ति है वो बेल देने के लिए तैयार है। अगर ऐसा है तो वो उस व्यक्ति को बेल पे छोड़ सकता है, पर उससे पर्सनल बॉन्ड भरवाएगा ही भरवाएगा। अब बॉन्ड क्या होता है, नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। दूसरी स्थिति ये है कि वो बेलेबल नॉन बेलेबल ये सारी बातें हटाओ, अगर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में जो मजिस्ट्रेट साहब है जिनका उस केस पे जुरिसडिक्शन बनता है, अगर वो ऑर्डर पास कर देते हैं कि इस व्यक्ति को छोड़ दो, तो छोड़ सकता है। केवल ये 2 स्थिति हैं जिसमें कोई भी पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को जिसको उसने अरेस्ट किया है वो उनको छोड़ सकता है। अब बताइए, ऑल क्लियर है बच्चे? बढ़ जाएं आगे, चलो। अब देखो सेक्शन 60। सेक्शन 60 भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, देख लो इसको भी। सेक्शन 60 बात करता है 3 चीजों के बारे में, और ये बिल्कुल आपकी बॉलीवुड मूवी है। ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे? 3 चीजें हो रही हैं। एस्केप मतलब भागना, परस्यू मतलब पीछा करना, रिटेक मतलब दोबारा पकड़ लेना। 3 चीजों के बारे में हो रहा है। कैदी भागा, पीछा किया, पकड़ लिया। ठीक है। तो वैसी स्थिति है। अब देखो ध्यान से, एक कोई व्यक्ति है, ध्यान से देखना बच्चे, एक कोई व्यक्ति है जो लॉफुल कस्टडी में, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, कस्टडी में है और वो कस्टडी लॉफुल है। अगर वो इस लॉफुल कस्टडी से भाग जाता है या फिर भगा लिया जाता है, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति जिसकी कस्टडी में ये व्यक्ति था जो भाग गया, मतलब जो पुलिस वाला है, ये जो पुलिस वाला है, अगर वो चाहे तो, उसकी मर्जी है, जबरदस्ती नहीं है कि वो भागे, अगर वो चाहे तो इस भागते हुए व्यक्ति का या भगाए हुए व्यक्ति का पीछा कर सकता है और उसे दोबारा अरेस्ट कर सकता है।
भारत के किसी भी कोने में। आपको मैंने परस्यू के ऊपर पहले एक सेक्शन पढ़ाया था जिसमें बताया था कि पुलिस के पास ये पावर है कि अगर वो किसी व्यक्ति का, जिसका उसे अरेस्ट करना है, अगर वो उसका पीछा कर रहे हैं तो वो पूरे भारत में कहीं पे भी पीछा कर सकते हैं। वो अपनी जो स्टेट की लिमिटेशंस हैं, अपने जो थाने की लिमिटेशंस हैं, उनसे बाउंड नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति तब है जब कोई व्यक्ति पकड़ा हुआ है, कस्टडी में है, और वो कस्टडी से भाग जाता है या भगा लिया जाता है। उस स्थिति में भी जिस व्यक्ति के पास कस्टडी थी, जो पुलिस वाला है, वो उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है, उसको दोबारा पकड़ सकता है, और उसको पकड़ने के लिए पूरे भारत के किसी भी कोने में जाके उसका पीछा कर सकता है। ठीक है, अब इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं उसको देखो। ये सेक्शन लागू होने के लिए और ये वाली पावर आने के लिए कि आप पीछा कर रहे हो और अरेस्ट कर रहे हो भारत में कहीं पे भी, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो कस्टडी है उस व्यक्ति की, वो लॉफुल होनी चाहिए, कानूनी होनी चाहिए। अब मुझे आप लोग बताओ अपनी समझदारी से, सोच समझ के, कब ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि कोई व्यक्ति लॉफुल कस्टडी में ना होके अनलॉफुल कस्टडी में हो जाए? कब ऐसा हो सकता है बच्चे कि लॉफुल कस्टडी ना होके अनलॉफुल कस्टडी हो जाए? सर जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम कि 24 आवर से ज्यादा देर से वो कस्टडी में है। एक हो गया कि 24 घंटे से ज्यादा हो गया, और बताओ? किडनैपिंग और एब्डक्शन सर। किडनैपिंग और एब्डक्शन, बहुत अच्छा, एक और हो गया, और सोचो। एक शब्द बार बार आ रहा है सर, जो ऑफेंस नहीं करा है उसके बाद। अब किसी व्यक्ति ने ऑफेंस, बारी बारी से, अब किसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया है या नहीं किया है वो तो कोर्ट बताएगा, उससे तो पुलिस वाले को क्या पता जी। और बताओ सर, इलीगल डिटेंशन की किस वजह से हो रही है? इलीगल डिटेंशन सर, इलीगली प्रिवेंटिव कस्टडी के लिए टाइम लिमिट से ज्यादा उसे प्रिवेंटिव कस्टडी में रखा गया हो। ठीक है, लगभग वही टाइम वाली बात है। और बच्चे आप क्या बोल रहे हो? हाँ, जब तक किसी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ है उसके पहले कस्टडी में है तो वो अनलॉफुल कहाँ हुआ? वो तो लॉफुल हुआ ना। अच्छा। एक बहुत महत्वपूर्ण भूल रहे हो यार, यूट्यूब पे ही बता दो। अरे जब अरेस्ट इलीगल है, अगर सेक्शन 41 का वायलेशन करके कोई अरेस्ट करी गई है तो वो अरेस्ट इलीगल है, और उससे जो कस्टडी निकल के आ रही है वो भी इलीगल होगी। ऐसी कोई स्थिति जब पुलिस वालों के पास पावर ही नहीं थी अरेस्ट करने की और वो किसी को अरेस्ट कर लेते हैं तो लॉफुल कस्टडी, अनलॉफुल कस्टडी हो गई ना। हाँ, ये मत भूल जाना। सबसे पहले, सबसे कॉमन तो यही होता है। तो ध्यान से देखो, कोई भी व्यक्ति जो लॉफुल कस्टडी में है, अगर वो भाग जाता है या किसी व्यक्ति द्वारा भगा लिया जाता है, ऐसी स्थिति में जिस भी व्यक्ति के पास उसकी लॉफुल कस्टडी थी वो उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है, उसे कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है जरूरी कि वो करे ही करे, कर सकता है, उसको दोबारा अरेस्ट कर सकता है भारत में किसी भी जगह पे। ये तो पहली बात हो गई जो हमको समझना था कि लॉफुल कस्टडी होनी चाहिए। एक और बात है जिसपे हमको ध्यान देना है, कई बार इसी बात पे क्वेश्चन आ जाता है। जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, अब ये जो अरेस्टेड पर्सन है उसके लिए तो पर्सन शब्द इस्तेमाल किया है तो कोई परेशानी नहीं, पर जब उस व्यक्ति को रिफर कर रहे हैं जिसके पास लॉफुल कस्टडी थी, वहां पे भी जो हमारा ये सेक्शन है, पुलिस शब्द ना लिख के, पुलिस ऑफिसर शब्द ना लिख के पर्सन लिख रहा है। एक ऐसा शब्द लिख रहा है जिसमें ना केवल पुलिस वाले बल्कि कोई भी व्यक्ति आ सकता है। पिछले सारे सेक्शंस में, हाँ, पिछले सारे सेक्शंस में पुलिस शब्द का इस्तेमाल हो रहा था, पर एक ये ऐसा सेक्शन है जिसमें जानबूझ के पर्सन शब्द लिखा गया है। कोई बता सकता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है बच्चे? सर, ये प्राइवेट पर्सन और मजिस्ट्रेट दोनों को कवर करता है। बहुत अच्छे। कोई भी कैसी भी स्थिति है, किसी भी वजह से अगर किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास किसी व्यक्ति की लॉफुल कस्टडी है, चाहे वो पुलिस वाला हो या ना हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो,
चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, कोई भी हो, बस जरूरी है कि उसके पास लॉफुल कस्टडी होनी चाहिए। ये नहीं किसी को उसने इलीगली डिटेन कर रखा है कि वो किसी को किडनैप कर लाया है या किसी को जबरदस्ती पकड़ कर रखा है। अगर उसके पास लॉफुल कस्टडी है, फिर चाहे वो कोई भी हो, पुलिस वाला हो या ना हो, उस व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है और उसे दोबारा पकड़ सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो पिछला सेक्शन हमने परस्यू वाला पढ़ा था वो ज्यादा एप्ट था पुलिस वालों के लिए, पर ये जो सेक्शन है ये पीछा करने की ताकत, दोबारा अरेस्ट करने की ताकत भारत के किसी भी कोने में, ना केवल पुलिस वालों को बल्कि हर उस व्यक्ति को दे रहा है जिसके पास इस व्यक्ति की लॉफुल कस्टडी थी। अब वो मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, पर लॉफुल कस्टडी होनी चाहिए। तो पूरे के पूरे सेक्शन का निचोड़ बस ये दो शब्दों में है, ऑल डिपेंड्स ऑन दिस। अगर कस्टडी लॉफुल है तो सब कुछ ठीक है, बट अगर कस्टडी लॉफुल नहीं है और आपकी अनलॉफुल कस्टडी से कोई भाग गया, भले ही आप पुलिस वाले हो, भले ही आप मजिस्ट्रेट हो, भले ही आप भगवान हो, आपके पास ये सारी ताकतें नहीं होंगी। इस तरीके से सारे एस्पेक्ट्स को हमको सेक्शन के समझना होता है, तभी हम सही मायने में तैयार होते हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए। बच्चे, हम आमतौर पे उसको ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं और जो पहला आइडिया हमारे दिमाग में आता है उसको मान के आगे बढ़ जाते हैं। ये सारी बातों पे ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कस्टडी का क्या रोल है भाई, क्योंकि सब कुछ इस पे डिपेंड है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पीछा करने का अधिकार किसका है, और उसमें ऑप्शन पुलिस लिखा होगा तो कई बच्चे तो हड़बड़ा के 1 सेकंड में ऐसे कर देंगे, सोचेंगे भी नहीं, पर यहां पे तो पर्सन लिखा है ना। ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी है। और एक और, ये जो पीछा करने की पावर है, अरेस्ट करने की पावर है, ये मर्जी पे है, जरूरी नहीं है कि करे ही करे, उसकी मर्जी है भाई, उसकी डिस्क्रिशन है। तो सेक्शन 60 में इन 3 पॉइंट्स पे आपको स्पेशल ध्यान देना है। नोट्स में अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो या सर्कल कर लो, जो भी आप करते हो उसको कर लो, क्योंकि सवाल बना, एमसीक्यू बना तो इन 3 पॉइंटों में से ही बनेगा। क्या हम सभी लोग क्लियर हो गए हैं सेक्शन 60 के बारे में? यस बोलेंगे, वाई टाइप करेंगे बच्चे। यस सर। यस सर। यस सर। यस चलो, सर। ठीक है। अब आ जाओ हमारे आखिरी सेक्शन पे आज की क्लास के, और वो है सेक्शन 60A। और ये बहुत ही सिंपल सी बात कहता है, और ये कहता है कि बच्चों, आपने जो भी मेहनत करी है पिछले 3-4 क्लासों में, जब से हमने अरेस्ट के प्रोविजंस पढ़ना शुरू करे हैं, वो मेहनत बेकार नहीं गई है। क्यों? क्योंकि जो भी आपने प्रोविजन पढ़े हैं केवल उन्हीं के हिसाब से किसी भी व्यक्ति का अरेस्ट किया जा सकता है। सेक्शन 60A कहता है जो ये अरेस्ट करना है ये केवल सीआरपीसी के हिसाब से ही हो सकता है। अब देखो ध्यान से, जो भी किसी भी व्यक्ति की अरेस्ट हो रही है हमारे भारत देश में, किसी भी व्यक्ति की कानूनी अरेस्ट हो रही है, ये जरूरी है कि वो अरेस्ट या तो सीआरपीसी के तहत हो, जो प्रोविजंस हमने पढ़े हैं, या फिर एक ऐसे कानून के तहत हो। कानून होना चाहिए, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ऐसे कानून के तहत हो जो अरेस्ट के बारे में ताकत देता है। ठीक है? कोई भी ऐसी अरेस्ट नहीं हो सकती जो ना ही सीआरपीसी के हिसाब से हो, ना ही ऐसे कानून के हिसाब से हो जिसमें अरेस्ट करने की ताकत दी गई है। वो या तो सीआरपीसी के हिसाब से होनी चाहिए जिसमें 99% केसेस गिर जाएंगे, और 1% बाकी के कानून जिसमें अरेस्ट करने की ताकत दी गई है। अब कोई सोच सकता है कि ये दूसरे कानून कौन से हो सकते हैं जिसमें अरेस्ट करने की ताकत दी सकती है? कौन सा लॉ हो सकता है?
सर मीसा आड़ा बिल्कुल। जो स्पेशल स्टैट्यूट्स होते हैं जो चाहे टेररिज्म से डील करे या किसी भी एक स्पेशल सिचुएशन से डील करे, नेक्सलिज्म से डील करे, कि कोई भी एक स्पेशल सिचुएशन के बारे में कोई भी स्टैट्यूट बनाया गया है और उसके अंदर जो भी अथॉरिटी है उसको ये ताकत दी गई है कि वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, तो भी उसके तहत अरेस्ट किया जा सकता है। उसके अलावा सीआरपीसी तो हमारा यूनिवर्सल कानून है ही, वो तो कहीं जा ही नहीं रहा। तो बस हमको 60A के बारे में क्या याद रखना है, जितनी भी अरेस्टें होती हैं वो या तो सीआरपीसी के हिसाब से होनी चाहिए या ऐसे कानून के हिसाब से होनी चाहिए जिसमें अरेस्ट की ताकत दी गई है, अरेस्ट का प्रावधान है। बस इसके अलावा कोई भी अरेस्ट होती है उसको कानूनी नहीं माना जाएगा और वो कभी भी 60 पे आओ लॉफुल कस्टडी में नहीं बदलेगी, वो हमेशा अनलॉफुल कस्टडी को ही रिजल्ट देगी। इस तरीके से ये सेक्शंस देखो आपस में जुड़े हुए हैं, पूरा ताना बाना है। अब बताइए 60A समझ में आया बच्चे? यस बोलेंगे, वाई टाइप करेंगे। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अब आज का जो हमारा कंट देखो 8:15 बजने पे आ गए, यही मेरा अनुमान था कि ऐसा होगा क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो हमारा जो मेजर कंटेंट है, जो हमको प्रोविजंस पढ़ने थे, वो हमने बच्चे आज पढ़ लिए हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि हमने ये जो सीखा है इसको हम अपना अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। अब ध्यान से देखो, पहला सवाल है, तैयार हो जाओ सभी लोग बच्चे, और पूरा सवाल जब खत्म हो जाएगा तभी जवाब देना, ठीक है, बीच में नहीं बोलना है। ध्यान से देखो बच्चे, एक रिपोर्ट एक ऐसे व्यक्ति की जिसका अरेस्ट हुआ है बिना वारंट के, ये रिपोर्ट दी जाती है थाना इंचार्ज के द्वारा। किसको दी जाती है ये रिपोर्ट? ध्यान से देखना सवाल, फिर मत कहना। क्या ये रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी जाती है? क्या ये रिपोर्ट सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी जाती है? क्या ये रिपोर्ट दोनों को दी जाती है या फिर दोनों में से किसी को भी दी जा सकती है? सर ऑप्शन ए 1 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। 1 सर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया जाता है पहले, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। And if he asked, then the police has to send the report to sub-divisional district magistrate. लेकिन बिना पूछे नहीं देना है, ऐसे सिर्फ डीएम को ही देना है। बाकी लोगों को क्या लग रहा है? क्वेश्चन आंसर्स को ध्यान से देख लो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी जाती है, सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी जाती है, दोनों को दी जाती है, या दोनों में से किसी को भी दी जा सकती है? सर आइदर होगा सर। सर जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तो दी जाती है, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनुपस्थित रहता है तो सब डिस्ट्रिक्ट इसको दी जाएगी, सब एसडीएम को। सर दी तो दोनों को जा सकती है। इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पहले किसको देनी है और बाद में, दी तो दोनों को जा सकती है सर। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है शैल बी गिवन टू, किसको दी जाएगी, ये इसका राइट ट्रांसलेशन को दी जाएगी पहले, इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, तब जाके सब डिविजनल नंबर 1 सर जी। नंबर 1 Sir, if district magistrate wants, then it should be handed over to the SDM. अब देखो यही होता है एग्जामिनेशंस में, जो एग्जामिनर है ऐसे ही आपके दिमाग के साथ खेलता है कि देखो आपको पता है, आपने पढ़ा है, आप पढ़ के आए हो, फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में डाउट जाता है, कहीं 4 तो नहीं है सर, 3 हो सकता है। अब 3 वाले भी आ गए, कुछ भी हो सकता है होने को तो, पर सही आंसर क्या है देखो। ऐसा कभी भी, और ये रियल क्वेश्चन है, मैंने बनाया नहीं, ये मैंने देखा है, दिस वाज द क्वेश्चन जो पूछा गया एग्जाम। इसका सही आंसर बच्चे, अगर सीधा सीधा सवाल आया है कि किसको दी जाएगी, इसका आंसर होगा 1। 4 क्यों नहीं होगा वो समझो, सेकंड सबसे क्लोज 4 लगता है कि दोनों में से किसी को दी जा सकती है। 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो थाना इंचार्ज है ना, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो किसको देगा, और ये थाना इंचार्ज की मर्जी नहीं है
कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा या सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा। ये मर्जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है, वो तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ही लेके जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोलता है उसको कि इसको सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दो, तो वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा। अगर ये चॉइस चुनने की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बीच में और एसडीएम के बीच में, अगर ये थाना इंचार्ज के पास चॉइस होती तो इसका आंसर 4 होता बच्चे। बट ये चॉइस जो हमारा स्टैट्यूट है थाना इंचार्ज को ना देके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही दे रहा है। मतलब किसी भी परिस्थिति में जो थाना इंचार्ज है वो उस रिपोर्ट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने ही लेके जाएगा, सबसे पहले उसका काम वहां पे खत्म हो जाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखेगा कि उसे उस रिपोर्ट को खुद देखना है या फिर एसडीएम साहब के पास भेजवाना है। ऐसे आपको दिमाग लगाना है। सभी समझ पा रहे हो? सेटिस्फाइड हो? यस सर। यस सर। ठीक है। जी सर, यस। अब देखो दूसरा सवाल। अगर कोई व्यक्ति लॉफुल कस्टडी से भाग जाता है, तो जो व्यक्ति जिसकी लॉफुल कस्टडी से वो भागा है वो तुरंत उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है और उसको अरेस्ट कर सकता है अपने थाने की लिमिट्स के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट जिले की लिमिट्स के अंदर, अपनी स्टेट राज्य की लिमिट्स के अंदर, या अपने देश कंट्री की लिमिट्स के अंदर। फोर। सर ऑप्शन 4 सर। थ्रूआउट इंडिया। पक्का? यस सर। सर पक्का। यहां तो कोई डाउट नहीं है? नो No, सर। नो सर। Sir, वेयर इज द डाउट? within India. विद इन इंडिया। ठीक है, तो कंट्री इज द राइट क्राइटेरिया। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। बिल्कुल सही है। यूट्यूब पे भी बच्चे जितने भी आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी घूमे थे पिछले वाले क्वेश्चन में, आप लोग भी घूमे थे, मैं नोटिस कर रहा था 1414 ऐसे आंसर आ रहे थे। ध्यान दो। अब देखो, पहली बार मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जो असर्शन और रीजन पे बेस्ड है। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि सवाल आसान नहीं है और यहीं पे रियल टेस्ट है आपकी अंडरस्टैंडिंग का। ठीक है, ध्यान से देखना। असर्शन और रीजन का मतलब क्या है? मैं 2 स्टेटमेंट्स बोलूंगा आपके सामने, आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। गलत है तो कौन सी है, सही है तो कौन सी है, और अगर दोनों ही सही है तो दोनों में संबंध क्या है। ये है असर्शन और रीजन। ध्यान से देखना बच्चे। पहले देखो असर्शन क्या है। असर्शन ये है कि कोई एक्यूज्ड व्यक्ति है बच्चे, उसको गारंटी है किस बात की? कि उसको इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि उसके खिलाफ क्या क्या आरोप लगे हैं। ये तो आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी व्यक्ति को जब भी अरेस्ट किया जाता है उसको बताया जाता है कि उसको किस आधार पर अरेस्ट किया जा रहा है, उसमें क्या आरोप लगे। तो पहला असर्शन यह है कि हर एक एक्यूज पर्सन जिस पे आरोप लगे हैं उसे बताया जाता है कि उसमें क्या क्या कैसे कैसे आरोप लगे हैं और किस वजह से लगे। ये पहला असर्शन है। दूसरा देखो, जो एक्यूज पर्सन है अगर वो चाहे तो उसकी जो कन्विक्शन है, अगर उसे सजा हो गई है तो उस सजा को हटवा सकता है, खत्म करवा सकता है, अगर उसके ऊपर वेग और ऑब्स्क्योर चार्जेस लगाए गए। वेग और मतलब अनक्लियर, मतलब साफ साफ नहीं पता चल पा रहा है कि क्या चार्जेस लगाए हैं, या फिर भले ही मतलब इलॉजिकल से चार्जेस लगाए गए हैं। तो 2 बातें बोली हैं कि हर एक एक्यूज पर्सन का ये राइट है कि उसे बताना पड़ेगा कि उस पर क्या चार्जेस हैं, कैसे चार्जेस हैं, क्यों लगाए हैं, और अगर एक्यूज पर्सन पे जो चार्जेस हैं वो वेग हैं, अनक्लियर हैं, तो वो व्यक्ति अपना जो, अगर उसका कन्विक्शन हो जाता है उन चार्जेस के बेसिस पे, तो उसको हटवा सकता है। अब देखो, क्या ये दोनों ही असर्शन और रीजन, क्या ये दोनों ही सही है? और जो रीजन है वो एक सही वजह है असर्शन की। असर्शन में हमने बोला था कि उस व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसे बताया जाएगा कि किस अपराध का उस पे आरोप है, और रीजन ये है कि अगर वो खराब है, वेग है, अनक्लियर है, तो वो उसको हटवा सकता है, इसलिए बताया जाता है।
तो ये जो आर है ये क्या सही रीजन है उस बात का, एजर्शन का? दूसरा ऑप्शन है कि दोनों ही सही हैं, ए भी सही है आर भी सही है, पर ये जो रीजन है कि वो अपना कन्विक्शन हटा सकता है, ये सही वजह नहीं है पहले वाली स्टेटमेंट की कि उसके पास अधिकार है कि उसे बताया जाएगा कि उस पर क्या आरोप लगे। या फिर जो पहली स्टेटमेंट है वो सही है, पर ये जो दूसरी स्टेटमेंट है वो गलत है। पहली स्टेटमेंट क्या कि उसे बताया जाएगा, दूसरी स्टेटमेंट क्या वो अपना कन्विक्शन हटवा सकता है। या फिर पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो सही है। पहली स्टेटमेंट क्या कि उसे बताया जाएगा कि उसने क्या आरोप है, और दूसरी स्टेटमेंट क्या कि वो अपना कन्विक्शन हटवा सकता है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से सोचो और मुझे बताओ क्या आंसर आपको लग रहा है इसका। 1 2 3 4। रीजन I think समझ it में is नहीं one. आया सर। हाँ सर मेरे हिसाब से 1। सर रीजन समझ में नहीं आया सर। क्योंकि रीजन सर पर जो चार्जेस है वो वेग होगा तो वो अपर कोर्ट में अपील कर सकते हैं कन्विक्शन के बाद। वो बात ही नहीं है, सवाल तक लिमिट करो अपने आप को। सवाल कह रहा है कि अगर जिन चार्जेस पे उसका कन्विक्शन हुआ है, जिन चार्जेस पे उसकी सजा हुई है, अगर वो चार्जेस वेग है, मतलब अनक्लियर है, मतलब बड़ा कंफ्यूजन सा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या है, किस किस बात की सजा दी गई है, तो अपनी सजा को हटवा सकता है, अपने कन्विक्शन को हटवा सकता है। अब नहीं बताओ। सर दूसरा है सर। तब तो दूसरा होगा क्योंकि सर ये तो नहीं होगा। आप कहना, जो लोग दूसरा बोल रहे हैं या पहला बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है। पहले इस बात का डिसीजन करो, क्या ये दोनों बातें सही हैं? क्या पहली बात सही है कि हर एक व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जाता है, जिस पे एक्यूजेशन होता है कि उसे बताया जाता है उस पर क्या आरोप है, क्या ये बात सही है? यस सर। यस यस सर। सर। दूसरी बात देखो, अगर किसी को वेग चार्जेस पे सजा हो जाती है, क्या वो अपना कन्विक्शन हटवा सकता है? क्या ये बात सही है? सही है सर। यस सर। अब अगर आप लोगों को लग रहा है कि दोनों बातें सही है, तो उसका आंसर या तो 1 है या 2 है। अब आपको पता लगाना है कि इन दोनों बातों में रिलेशन क्या है आपस में। क्या ये जो दूसरा स्टेटमेंट है कि वो अपना कन्विक्शन हटवा सकता है, क्या ये सही वजह है किसी आरोपी को उसके आरोप बताने की? बस आपको ये संबंध बताना है। अगर वो सही वजह है तो आंसर 1 है, अगर वो सही वजह नहीं है तो आंसर 2 है। अब बताओ। सर 1। सर 1 है। चलो 1 और 2 में बता दो, किस किस को लग रहा है कि जो ये है ये सही रीजन है पहले वाले उसका? सर सेकंड रीजन कैसे प्रूव हो सकता है सर? मैं नहीं समझा सर। रीजन मतलब वजह। किसी भी एक्यूज पर्सन को इसलिए बताते हैं उसके चार्जेस जिससे उसका कन्विक्शन ना हो पाए वेग चार्जेस से, ये बात बोला जा रहा है। क्या ये बात सही है? क्या सही रीजन है? सोचो, थोड़ा दिमाग देखो बच्चे, जुडिशरी क्रैक करना है तो ये बहुत शार्प करना पड़ेगा कानूनी तौर पे, और यही तरीका है। सोचो, दिमाग लगाओ, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी सर। ऑप्शन 2। सर मुझे ही लग रहा है, मतलब बी ही होगा। और कोई 1 वाला है? यूट्यूब पे तो मिक्स है, 2 बहुत बच्चे बोल रहे हैं, 1 बहुत बच्चे बोल रहे हैं, बहुत बच्चे 3 भी बोल रहे हैं। बताओ, अब बताओ, 5 सेकंड है, लास्ट 5 सेकंड, फटाफट से बताओ। 1 2। फाइनल 2। फाइनल 2। फाइनल 1 है सर। सर। ठीक है, अगर आप जिस बच्चे के दिमाग में है कि आंसर वो 2 का टिक करता अपने एग्जामिनेशन में, तो उसका ये जो सवाल है वो सही होता। क्यों? अब देखो वापस आके, दोनों ही बातें, ये बात आप समझ गए कि दोनों ही बातें सच हैं। बच्चे सभी लोग म्यूट रखो अपने आप को। दोनों ही बातें सच हैं, दोनों ही बातें सही। पहली बात कह रहा था कि जो एक्यूज है उसको आरोप के बारे में बताया जाता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें तो कोई शक ही नहीं कर सकता कि ये बात गलत है। दूसरा जो वजह है कि अगर किसी का वेग चार्जेस पर कन्विक्शन कर दोगे, लॉजिक लगाओ, ऑब्वियसली यार कोई सजा थोड़ी ना काट लेगा आपके वेग चार्जेस पे, वो अपना कोएश करवा सकता है। अब जब हमको पता चल गया ये दोनों ही सही है, हमको देखना है इन दोनों में संबंध क्या है। आप अपने आप से पूछो, इन दोनों में क्या संबंध है? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हम किसी आरोपी को उस पे लगाए गए आरोप इसलिए बताते हैं
क्योंकि कल को अगर उसका कन्विक्शन हो जाए वेग चार्जेस पे तो वो अपना उस चार्ज उस अपनी सजा को खत्म करवा सके। क्या इसलिए बताते हैं हम? अब बताओ इसका आंसर, क्या इसलिए बताते हैं? यस, नो? नो, क्यों बताते हैं? मैं एक बात ताकि बोलूं? उसको उसके राइट अरेस्ट किया गया करा। सर मैं स्पीक? हाँ बच्चे बोलो। Sir, when someone is being arrested, then he is being told of his rights and the charges for why he is being arrested. Yes, sir. Then, if the charges are vague, then he is gonna question ना। मगर charges पहले बताए गए हैं और बाद में vague निकलते हैं। बिल्कुल, जो रिलेशन है इन दोनों स्टेटमेंट में, भले ही दोनों सही है पर बहुत डिस्टेंट है, बहुत दूर है। किसी को भी उसके एक्यूजेशन के बारे में इसलिए नहीं बताया जा रहा कि कल को सालों बाद उसका अगर कन्विक्शन हो जाए वेग चार्जेस पे तो उसको हटा सके, नहीं। उसका अधिकार है भाई। किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हो, उसे बताओगे नहीं कि वो अरेस्ट कर रहे हो? अरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। Yes, sir. अब देखो अगला राइट, देखो अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी। जो अरेस्ट है ये हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने एक बात नहीं पढ़ी बड़ी छोटी सी। देखो ये जो अरेस्ट की बात हो रही है ये हमारे सीआरपीसी के कौन से चैप्टर में दी गई है भाई? चैप्टर 3 में दी गई है। अब कोई बियर एक्ट खोल के ना देखे। 5 सर 5। चैप्टर 4 में दी गई है, चैप्टर 5 सर। में। सर 5 में है सर। Yes, sir. 5 में। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो सर 6 में तो अपीयरेंस है। नो सर। चलो सर देखने के बाद 5 में दी गई है। अच्छा, देखने के बाद, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी चीट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको आखिरी रखते हैं, ठीक है? अगला वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीक डाल दूंगा। अब देखो बच्चे, मैंने आपको एक केस पढ़ाया था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार नाम का। इसमें ये सॉरी डेट 2008 होनी चाहिए, ठीक है? स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार का केस पढ़ाया था। इसमें अरेस्ट का मतलब समझाया गया था बच्चे। ये वही केस है जिसमें दो लोग कांस्टेबल ड्राइवर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनसे पूछा जाता है फॉर्म में कि क्या आप कभी अरेस्ट हुए, उसमें वो लिख देते हैं कि नहीं। आगे जाके पता चलता है कि उनको वो कोर्ट गए थे और उनको बेल मिल गई थी, मतलब वो कभी जेल तो नहीं गए पर वो बेल को अप्लाई करने गए थे और उनको बेल मिल गई थी कोर्ट से। तो इसमें अरेस्ट को कैसे डिफाइन किया था कोर्ट ने? क्या बताया था? अरेस्ट कब होती है? जब किसी एक्यूज पर्सन को पुलिस वाला पकड़ लेता है तब बोलते हैं कि उसका अरेस्ट हो गया है, या फिर जब पुलिस वाला किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगा देता है तब बोलते हैं कि उसका अरेस्ट हो गया है, या फिर जब पुलिस वाला उस व्यक्ति को गाड़ी की जीप में पीछे वाली सीट पे बिठा देता है तब बोलते हैं कि उसका अरेस्ट हो गया है, या फिर अगर वो व्यक्ति कोर्ट के सामने आ जाता है और कोर्ट के सामने और कोर्ट की अथॉरिटी के सामने खुद अधीन हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है कोर्ट की अथॉरिटी का, तब अरेस्ट होता है। बताओ क्या बताया था बच्चे दिनेश कुमार? सर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 बिल्कुल Yes, sir. 4. याद रखना है, इन तीनों में से कोई भी चीज जरूरी नहीं है अरेस्ट होने के लिए। अरेस्ट आदमी का कोर्ट के, जब कोई व्यक्ति अपने आप को न्यायालय के समेत अपने आप को समर्पण कर देता है, उसी पॉइंट पे मान लिया जाता है कि उसका अरेस्ट हो गया, भले ही उसे कोई हथकड़ी नहीं लगाई है, भले ही उसको मारा पीटा नहीं गया, भले ही उसे सलाखों के पीछे बंद नहीं किया गया। चलो इसको हम अगली बार देखेंगे। चलो बच्चे, थैंक यू सो मच। कल हमारा आईपीसी का सेशन होगा 7 बजे वाले बैच में। अभी 9 बजे वाला बैच है, उसकी भी तैयारी करनी है, 8:30 ऑलरेडी हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं आप सभी लोगों से मिलता हूँ 9 बजे वाले बैच में, और जो खाली 7 बजे वाला ले रहे हैं उनसे कल मिलता हूँ 7 बजे। कॉन्स्टी के लिए तैयार हो जाओ, किताब वगैरह निकाल लो। 9 बजे मिलते हैं। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। बच्चे यूट्यूब वाले बच्चे वीडियो को लाइक करके जाना बच्चे, जितने